हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है वही समास का टॉपिक है। उस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने क्या है कि पहले 2 लेक्चर में हम लोगों ने कर लिया था, 4 जो समास के भेद हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5वां और छठा समास, यानी कि 5वां जो समास है द्विगु समास और फिर कर्मधारय समास हम लोग करेंगे। ठीक है, द्विगु समास के बारे में मैंने आपको जब स्टार्टिंग जब समास शुरू किए थे उस समय मैंने आपको बता दिए थे कि द्विगु समास क्या होता है, कर्मधारय समास क्या होता है। फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा भूमिका के रूप में, प्रस्तावना के रूप में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। द्विगु समास में क्या होता है कि जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। आप लोग ये ध्यान रखिए कि पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है और संपूर्ण जो पद होता है वो समूहवाचक होता है। ठीक है, इसके बाद में जो कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास में एक बात याद रखना कि जो पहला पद होता है वो विशेषण या विशेष्य होता है। ठीक है, और दूसरा पद विशेषण विशेष्य होता है, यानी कि उपमान और उपमेय, विशेषण और विशेष्य। ये बात आपको याद रखनी है किसमें? कर्मधारय समास में। तो दोनों ही समास वेरी इंपॉर्टेंट समास है। द्विगु समास और कर्मधारय समास दोनों में जो पद होता है वो दूसरा पद ही प्रदान होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि द्विगु समास में कौन सा पद प्रदान होता है, कि द्विगु समास में दूसरा पद प्रदान होता है। कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रदान होता है, कर्मधारय समास में भी दूसरा पद ही प्रदान होता है। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये जो द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, ये क्या है? सब भाई बहन ही है। ये मान के चलिए, भाई भाई है, बहन तो इसमें हो नहीं सकता ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बहुत अच्छी तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और आप लोगों ने जो 4 समास पूरे किए हैं वो बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे। एक बात याद रखना, हमेशा इस बात को ध्यान से जब भी आप लोग देखो, जब आप पढ़ो, तब आपको नोटबुक लेकर के साथ में बैठना होता है और उसे नोट करते हुए जाना है। और हमेशा मैं बार बार कहता हूँ, प्रैक्टिस आप, रिवाइज आप जितनी बार करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो समास है हमारा, और मैं तो कहता हूँ सारे समास जो है इंपॉर्टेंट ही होते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समास का जो टॉपिक है, सबसे पहले जो बात है, हमेशा आप लोगों को यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठनी है और जो भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होते हैं उनको नोट करते हुए जाना है, उनको समझते हुए जाना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, यहाँ पर जो समास आता है वो हमारा है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। द्विगु समास की सबसे मेन बात यहाँ पर हम लोगों ने समझ ली है। क्या बात समझिए, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि द्विगु समास में मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ वैसे, कि जो पहला पद होता है, जो पहला पद होता है वो क्या होता है? संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। अरे भैया, संख्यावाची, ये वाची का मतलब होता है बोलना। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? बोलना होता है इसका मतलब। ये आपको ध्यान रखना है। तो शब्द है, संख्यावाची शब्द में कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप लोगों को याद रखना है कि जब भी संख्यावाची शब्द, पहला शब्द जब भी संख्यावाची के रूप में आता है, वहां पर हमेशा द्विगु समास होता है। वहां पर हमेशा कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। आप ये सोच लो कि मैंने आपसे कह दिया कि दशानन समास, यानी कि दशानन शब्द यहां पर मैंने लिख दिया। चलो, ये लिख दिया मैंने, दशानन। अब चक्कर पड़ गया आप लोगों को, चक्कर आ गए, घूम गए आप। कैसे? कि सर आप एक बात बताओ, आप ये कह रहे हो कि संख्यावाची अगर आता है पहला पद, संख्यावाची अगर पहला पद आता है तो वहां पर आप एक तरफ कहते हो कि द्विगु समास होता है। लेकिन अब मैं आपसे ये कहता हूं कि संख्यावाची पद होता है, लेकिन उसमें अगर आपने यहां पर लिख दिया क्या? दशानन। कोष्टक में आपने लिख दिया रावण। आपने यहां पर तीसरा पद ले लिया, तीसरा पद आप लेकर के आ गए। तो जब भी आप यहां पर कोष्टक में लिखोगे तीसरे पद के रूप में एक दंत, एक दंत यानी कि गणेश जी, आपने कोष्टक में लिख दिया पीछे गणेश जी। तो एक दंत लिखने पर आपका वहां पर चेंज हो गया भैया मामला। यानी कि जब भी आप लोग कोष्टक में पीछे जो भी है, वो जिसके लिए भी रूढ़ हुआ है, वो जिसके लिए भी वो शब्द रूढ़ हुआ है, उसका नाम अगर आपने वहां पर लगा दिया
तो फिर 100% वहां पर कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास न होकर के बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। ये आपको वहां पर याद रखना है। यानी कि ये जो बातें हैं, जो हर पॉइंट, जो पॉइंट में बोल रहा हूं उसको आपको गौर से सुनना है, गौर से उस पर ध्यान देना है। और एक बात आपको अच्छे से याद रखनी है, अगर कोई पॉइंट याद नहीं रहता है तो उसे अपने नोट डाउन करते हुए चलें, नोट लिखते हुए चलें, उन बिंदुओं को लिखते हुए चलें और बार बार उन बिंदुओं को आपको रिवाइज करना है। रिवाइज का मतलब यह है कि जब आप उन्हें रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, लिख करके प्रैक्टिस करोगे, तो वो जो उदाहरण है वो आपको अच्छे से याद रहेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये बात मैं आपको समझाने वाला था कि इस बात में आपको यही ध्यान रखना है कि कभी भी संख्यावाची शब्द आ जाए, लेकिन वहां पर अगर अन्य अर्थ निकलता है तो अन्य अर्थ निकलने की कंडीशन में वहां पर क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास हो जाता है, लेकिन द्विगु समास वहां पर फिर नहीं रहता है। चलिए देखते हैं, ये द्विगु समास की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर हमेशा, प्राय का मतलब होता है हमेशा, प्राय मतलब क्या होता है, हमेशा। हमेशा पूर्व पद, पूर्व पद को बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि दो पद होते हैं, एक तो होता है पूर्व पद, पूर्व पद को मैं पहला पद भी कह देता हूं। कौन सा पद, पहला पद भी मैं कह देता हूं। एक पद होता है आपका उत्तर पद, उत्तर पद होता है, इसको बच्चों मैंने आपको बताया है दूसरा पद, दूसरा पद। अब एक बात यहाँ पर मैं ये भी बता देता हूँ, बाद में फिर आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको रहेगा कि ये पद क्या होता है। पद के बारे में भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, दिक्कत ही नहीं आएगी। किसी भी शब्द को वाक्य में, किसी भी शब्द को वाक्य में लिखा जाता है, किसी भी शब्द को वाक्य में लिखा जाता है तो वहां वह शब्द शब्द न रहकर क्या बन जाता है, वह शब्द न रह करके क्या बन जाता है, ध्यान दीजिए, वह शब्द न रह करके वो बन जाता है क्या, शब्द न रहकर पद बन जाता है, पद बन जाता है। ये बात आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखनी है कि कोई भी शब्द है, अगर उस शब्द को वाक्य में आपने लिख दिया, कोई भी शब्द है, उस शब्द को अगर आपने वाक्य में लिख दिया तो फिर वो शब्द न रह करके क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा। ये आपको यहाँ पर अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब बात आती है पहले पद की, पूर्व पद की, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा चुका हूँ कि जो समास के अंदर दो पद होते हैं, सामासिक पद के अंदर दो पद होते हैं, एक पद होता है पहला पद और एक पद होता है उत्तर पद। यानी कि पहले पद को पूर्व पद भी कहते हैं, उत्तर पद भी कहते हैं। तो पद का मतलब आपको यहाँ पर यही समझना है कि पद का मतलब होता है क्या, पद का मतलब होता है वहां पर शब्द, बस इतना सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं, तो पूर्व पद यानी कि संख्यावाचक होता है, तो कभी कभी पर पद भी, यानी कि देखो ये एक शब्द हो रहा है यहाँ पर पर पद, पर पद का मतलब भी आपको यही ध्यान रखना है। पर पद का मतलब यहाँ पर याद रखना है आपको, वही उत्तर पद होता है, वही उत्तर पद होता है। और उत्तर पद के साथ साथ आपको यही चीज याद रखनी है कि उत्तर पद तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी याद रखें कि इसे हम दूसरे पद के नाम से भी जानते हैं, दूसरा पद भी हम लोग इसको कह सकते हैं। ये बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो ये यहाँ पर हम लोग क्या सीखे, यहाँ पर हम ये सीखे हैं कि भैया जो द्विगु समास होता है, जो द्विगु समास होता है उसका पूर्व पद संख्यावाची होता है, हमेशा हमेशा संख्यावाची होता है। लेकिन मैं एक बात, एक पॉइंट और यहाँ पर ये जोड़ रहा हूं कि कभी कभी उत्तर पद भी क्या हो जाता है, कभी कभी यहाँ पर पद भी क्या हो जाता है, कभी कभी यहाँ पर दूसरा पद भी क्या हो जाता है, संख्यावाची होता है। लेकिन एक बात याद रखेंगे, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, आपके 10th वाले सिलेबस में ये वाला मैटर नहीं है कि बाद में संख्यावाची हो, ऐसा कुछ भी मामला यहाँ पर नहीं है। तो ये आप लोग इसका ध्यान रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, डरने वाली कोई बात यहाँ पर नहीं है, कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है। ये बोध जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है ज्ञान। किसी भी
समास कोई भी सामासिक पद है और उस सामासिक पद में कोई भी संख्यावाची शब्द आ रहा है पहला पद, और पूरा का पूरा जो पद है वो समूह का अगर ज्ञान हमें करवाता है, समूह का ज्ञान हमें करवाता है, तो वहां पर 100% द्विगु समास होगा। फिर चिंता करने की कोई भी बात आपको वहां पर नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसे आपको ध्यान रखना है अच्छे से। चलिए आगे पढ़ते हैं। अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुव्रीहि समास में देखा जाता है। यहां पर ये बात याद रखिए, अगर वहां पर अन्य अर्थ नहीं है, अन्य अर्थ अगर वहां पर नहीं है तो फिर द्विगु समास है, और अन्य अर्थ अगर वहां पर निकल रहा है और कोष्ठक में आपने लिख दिया अन्य अर्थ, तो फिर वहां पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा, न कि द्विगु समास, जिसे मैं पहले ही आपको क्या कर चुका हूं, बता चुका हूं। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चले, यहां पर ये जो 3 पॉइंट है यही इस समास के बारे में समझने वाले हैं। इन तीनों पॉइंट को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो पहली बात हम लोगों ने क्या समझी, पहली बात ये समझिए कि द्विगु समास का जो पहला पद होता है, वो पूर्व पद जो होता है, वो जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। दूसरी बात हमने ये समझी है कि अगर संख्यावाची है पहला पद, संख्यावाची अगर पहला पद है लेकिन अन्य अर्थ नहीं निकलता है, और पूरा समास का जो वाक्य, पूरे समास का जो सामासिक पद है, अगर वह समूह का ज्ञान करवाता है तो वहां पर द्विगु समास होता है। लेकिन अगर वो समूह का ज्ञान भी करवा रहा है, पहला पद संख्यावाची भी, लेकिन उसका अन्य अर्थ निकल रहा है और हमने कोष्टक में लिख दिया उस अन्य अर्थ को, तो 100% फिर वहां पर बहुव्रीहि समास में चला जाएगा, न कि द्विगु समास में रहेगा। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। इसका विग्रह करने पर जब जब भी द्विगु समास का जो सामासिक पद है, द्विगु समास के सामासिक पद का जब जब भी विग्रह किया जाता है, द्विगु समास के जितने भी सामासिक पद होते हैं, समस्त पद होते हैं, उनका विग्रह जब जब भी किया जाता है तो वहां पर कौन सा समास हो जाता है, अर्थात उसके अंत में समास विग्रह के अंत में समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप लोग ध्यान रखिए, जो समूह शब्द है, समूह शब्द है वो हिंदी के लिए प्रयुक्त होता है, और समाहार शब्द है वो संस्कृत के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है, संस्कृत के लिए प्रयुक्त होता है। तो आप तो हिंदी वाला मैटर याद करें, समूह की बात जहां पर भाई आ जाती है। अब एक यहां पर पहचान में आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर पहचान वाला जो मैटर है वो क्या है, पहचान वाली बात यहां पर क्या है, यहां पर समझेंगे हम लोग। देखो, ये द्विगु समास है, ये द्विगु समास है। देखो, इस शब्द के अंदर ही, इस समास वाले शब्द के अंदर ही क्या है, ये उदाहरण पहले हम लोग बाद में समझेंगे। इन उदाहरणों को पहले मैटर पहले क्लियर कर लेते हैं, भैया द्विगु है क्या, इसको पहले अच्छे से समझ लो तुम लोग। पहले मैंने वैसे समझा दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत और समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर जो द्विगु समास है, ये शब्द ही मेरे को क्या कहता है, द्विगु। ये शब्द क्या कह रहा है, द्विगु, यानी कि इसका मतलब क्या है, द्वि मतलब दो, तो शब्द के अंदर ही छुपी हुई है इसकी पहचान। तो यहां पर ये संख्या इसमें आ रही है 2, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, ये संख्या है। इसका मतलब यही हुआ कि ये संख्या है। और मैंने आपको बोला है कि जहां जहां पर भी संख्या होती है, जहां जहां पर भी संख्या होती है, किसमें, पहले पद में, पहले पद में, जहां जहां पर भी संख्या होती है पहले पद में, तथा समूह का ज्ञान होता है, तथा समूह का ज्ञान होता है, समूह का ज्ञान होता है, किसमें, संपूर्ण पद में, समूह का ज्ञान होता है संपूर्ण पद में, तो वहां पर, तो वहां पर क्या होता है, तो वहां पर द्विगु समास होता है। तो वहां पर कौन सा समास होता है, वहां पर द्विगु समास होता है। ये आपको याद रखना है, कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आने वाली, कोई परेशानी इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई कि द्विगु समास का मैटर क्या है। अब आगे बात करेंगे यहां पर किसके, उदाहरणों की। देखो उदाहरण क्या है, चौराहा, चौराहा, यानी कि यहां पर 4 संख्या आ रही है, 4 एक यहां पर बात है, और राहा मतलब होता है रास्ते। अब राहा मतलब रास्ते, चौ मतलब 4, यहां पर मैं इसका पोस्टमार्टम कर रहा हूं भैया, राहा मतलब रास्ते, ध्यान दीजिएगा। 4 मतलब संख्या है, और रास्ते भी आपको यहां पर बताए मैंने, तो 4 रास्ते, तो उसको मैंने क्या बोला, उसको मैंने बोला है चौराहा। ठीक है, तो चौराहा यानी कि 4 रास्ते जहां पर मिलते हैं, 4 रास्ते जहां पर मिलते हैं उसको नाम दे दिया क्या, चौराहा, उसको नाम दे दिया
चौराहा। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं जब भी इसका समास विग्रह करूंगा, जब मैंने इसका समास विग्रह किया तो चार राहों का समाहार। अब इस समाहार की जगह मैं यहाँ पर समूह शब्द को भी जोड़ सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचफल, पंच मतलब पांच, फल मतलब फल, तो पांच फलों का समूह, पांच फलों का समाहार आसानी से हो सकता है। तो पंच संख्यावाची आ गया पहला, देखो पहला पद संख्यावाची है। एक एक समास, एक एक उदाहरण के बारे में आपको क्लियर करता हुआ चल रहा हूं मैं, आप नोट करते हुए चलें अपनी नोटबुक में अच्छे से। इनके बार एक भी उदाहरण आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये गारंटी दे रहा हूं मैं आप लोगों को। भैया ये रामबाण औषधि है, पी लो इसको, पी लो, ठीक है। देखो पंच फल, पांच फलों, ये पंच मतलब पांच, फल मतलब फल होता है, पांच फलों का समूह। पंच फल, पांच फलों का समूह, इसका मतलब हो गया कि वहां पर समूहवाचक शब्द आ गया। पंच मतलब पांच, भैया संख्यावाचक शब्द भी आ गया। तो फिर 100% क्या दिक्कत है हमें समास बताने में? हम बता सकते हैं 100% यहाँ पर कौन सा समास है, यहाँ पर द्विगु समास है। आगे बढ़ते हैं। पक्ष दे, ये देखो मैंने बात करी थी आप लोगों से वहां पर, कभी कभी दूसरा पद भी, कभी कभी पर पद भी संख्यावाची हो जाता है। तो ये समास का ये जो उदाहरण है ये मोस्ट है, ये थोड़ा सा यहां पर अलग आया है, मामला इसका थोड़ा सा अलग है। तो इसे समझने के लिए आपको ध्यान देना है, घबराने की कोई बात नहीं है। अरे आगे आओ पीछे आओ कभी भी आओ, बस मिलेगा तो वही। भाई जितना प्रसाद दिया जा रहा है ना उतना ही प्रसाद मिलेगा, ज्यादा मिलने वाली बात नहीं, क्योंकि वो नाप के दे रहे हैं भैया, तोल के दे रहे हैं भैया वो। तो यही बात यहाँ पर है। तो चलिए, ये द्वय का मतलब होता है दो, ठीक है। पक्ष का मतलब पक्षों का समूह। अब दो संख्यावाची आ गया, दो पक्षों का समूह। अरे पक्ष, मेरा पक्ष, इसका पक्ष, उसका पक्ष, पक्ष रखते हैं अपना अपना, अपना अपना मत रखना, उसको बोलते हैं पक्ष, ठीक है। अरे यार ये तो मेरा पक्ष ले ही नहीं रहा, ये उसका पक्ष ले ही नहीं रहा, ये बातें हम लोग करते हैं ना, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पक्ष दे जो लिखा हुआ है, जो पक्ष दे लिखा हुआ है, इसका समास विग्रह हो जाएगा दो पक्षों का समूह, कोई परेशानी नहीं है। आगे देखो पंचवटी, पंचवटी पांच वटों का समूह। पंच मतलब पांच, वट मैंने वृक्ष, तो पांच वटों का समूह। हो सके जहां तक उन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे हम लोग जब भी समास विग्रह करेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है इधर जो है ये क्या है, समास विग्रह है। और इन वालों को क्या बोलेंगे, सामासिक पद या समस्त पद इनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। संपादक दे, यहां पर भी देखो इसमें भी क्या हो रहा है, दूसरा पद, दूसरा पद संख्यावाची है, दूसरा पद यहां पर क्या है, संख्या में है। यहां पर भी क्या है, दूसरा पद, दूसरा पद यहां पर भी क्या है, संख्या में है। तो ये दो उदाहरण यहां पर ऐसे उदाहरण आए हैं जिनमें दूसरा पद क्या है, संख्यावाची है। एक तो संपादक दे और एक है आपका पक्ष दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पक्ष दे का दो पक्षों का समूह, संपादक दे दो संपादकों का समूह। तो समास दो संपादकों का समूह हो जाएगा, कोई परेशानी इसमें आपको नहीं आने वाली। तो आसानी से आप लोग कर सकते हो, इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों समास जो है अच्छे से आपको याद रखना है। इन दोनों में क्या है कि एक सबसे मेन बात ये है कि ये देखो और ये देखो, बस इन दोनों उदाहरणों को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी तो सारे के सारे एक जैसे ही हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग अठन्नी। अठन्नी क्या है, अठन्नी का मतलब ये है, अरे आठ आना, तो यहां पर देखो आठ आनों का समूह, कोई परेशानी नहीं है। अठन्नी आठ आनों का समूह। आठ जो आने होते हैं पुराने जमाने में चलते थे ये पैसे, उनको आना कहते, एक आना, दो आना, तीन आना, चार आना, पांच आना, इसी तरह से आठ आने, छोटे छोटे सिक्के होते थे। एक आना, वो एक आना होता था, दो आने होते थे, तीन होते थे, चार होते थे, इस तरह से वो चलते रहते थे।
तो यहाँ पर ये अठन्नी, अठन्नी मतलब 8 आनों का समूह हो गया। ठीक है, त्रिभुज, त्रिभुज, भुज मतलब भुजाएं, त्रि मतलब 3, तो 3 भुजाओं का समूह। समूह शब्द तो द्विगु समास में जोड़ना ही है अंत में। जब पहला पद संख्यावाची आ रहा है तो समूह लास्ट में जुड़ेगा ही जुड़ेगा। ये तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आप इसको तो सोच के रखिए कि बस द्विगु समास है, पहला पद संख्यावाची है भैया, अंत में समास विग्रह करेंगे तो 100% वहां पर क्या हो जाएगा, हमें समूह शब्द तो जोड़ना ही जोड़ना है। चलिए अब पंचतंत्र। पंचतंत्र एक पुस्तक का नाम है, एक ग्रंथ का नाम है, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है पंचतंत्र। लेकिन एक बात यहां पर हमें उससे कोई मतलब नहीं, किसने लिखा, क्या है क्या नहीं है। तो पंचतंत्र यहां पर जो उदाहरण है वो है 5 तंत्रों का समूह। अगर मैंने इसके कोष्टक में लिख दिया एक ग्रंथ, मैंने अगर यहां पर लिख दिया एक ग्रंथ, तो सोचो अगर मैं एक ग्रंथ लिख देता हूं तो फिर ये यहां पर द्विगु समास में न होकर के किस में चला जाएगा, बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। तो ये जो समास है ना थोड़े से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा कर दिया तो ये उस समास में चला जाएगा, ऐसा कर दिया तो ये उस समास में आ जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पर होती रहती है। तो ये कंफ्यूज आपको नहीं होना है। इसलिए 5 तंत्रों का जो समूह है, 5 तंत्रों का समूह ही अगर आपने रखा तो फिर ये किस में चला जाएगा, ये द्विगु समास में ही रहेगा। अगर आपने कोष्ट में लिख दिया एक ग्रंथ तो फिर बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। उसी तरह से मैंने आपको एक बात बताई थी, एक जगह पंचवटी, ये पंचवटी वाला जो शब्द है ना, इस पंचवटी वाले शब्द में भी यही कंडीशन है। अगर पंचवटी एक जगह का नाम है, यहाँ पर 5 वटों का समूह और कोष्ट में लिख दिया मैंने एक जगह एक स्थान का नाम, तो फिर ये भी किस में चला जाएगा, द्विगु समास से हट करके बहुव्रीहि समास में ये भी चला जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये चीजें याद रखनी है बेटा, इन बातों को तो मैं एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ। चौराहा 4 राहों का समूह, पंचफल, पंचफल 5 फलों का समूह, पंच पक्ष दे 2 पक्षों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह, संपादक दे 2 संपादकों का यानी कि 2 संपादकों का समूह, अठन्नी 8 आनों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह। तंत्र वो जंतर मंत्र तंत्र जो होते हैं ना वो चीजें हैं ये, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए और देखते हैं। त्रिरत्न, यहाँ पर क्या है, त्रिरत्न है। त्रि मतलब 3, रत्न का मतलब रत्न होता है। ठीक है, 3 रत्नों का समूह, ये देखो त्रिरत्न 3 रत्नों का समूह, आसानी से कर सकते हैं भाई। ये पहला पद यहाँ पर भी क्या हो रहा है, संख्यावाची आ रहा है। तो संख्यावाची आ रहे पर लास्ट में आपने क्या जोड़ दिया, समास विग्रह जब भी हो रहा है तो ये जितने भी पद हैं यहाँ पर ये क्या है, सारे के सारे, ये सारे के सारे जो पद हैं वो समास विग्रह में आ रहे हैं। इनको याद रखना भैया, समास विग्रह किस में आते हैं, ये समास विग्रह इनको कहते हैं। और इधर वाले जो पद हैं ये किस में आ रहे हैं, इधर वाले जो पद हैं ये हैं आपके सामासिक पद, इनको बोलेंगे हम लोग सामासिक, सामासिक पद बोलेंगे इनको। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ये भूल के भी मत कर देना कि ये उसने दे दिया ये वाला और वो आप लोगों कर रहे हो उसको, वो वापस उसका ही समास विग्रह करने बैठ गए, तो ये मत कर देना यार। ऐसा हो जाता है, जब याद नहीं होता तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़िए और समझिए तो सारी गड़बड़ी क्या है, दूर हो जाएगी। त्रिरत्न 3 रत्नों का समूह हो जाएगा। नवरत्न, अरे जैसे ही त्रिरत्न तो 3 रत्नों का समूह, ऐसे ही नवरत्न 9 रत्नों का समूह हो जाएगा। 10 रत्न 10 रत्नों का समूह हो जाएगा। 11 रत्न तो 11 रत्नों का समूह हो जाएगा। चतुर्रत्न का चतुर यानी कि 4 रत्नों का समूह हो जाएगा। द्विरत्न 2 रत्नों का समूह हो जाएगा। अरे संख्या ही तो जोड़नी है भैया, संख्या ही तो जोड़नी है, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ते हैं। नवरत्न का हो गया, 9 रत्नों का समूह हो जाएगा। अब चौमासा, ये चौमासा जो शब्द ना बरसात के लिए होता है, जब बरसात का मौसम होता है उसको चौमासा बोलते हैं। अब चौ मतलब 4, मैंने बोला था चौराहा 4 राहों का समूह, उसी तरह से यहाँ पर भी यही बात आती है। चौमासा यानी कि मासा मैंने मास यानी कि महीने, तो 4 महीनों का समूह भी आप लिख सकते हो और 4 मासों का समूह भी आप लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। चतुर्मास भी हो जाता है, चौमासा भी हो जाता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से कर सकते हो। अगला है नवरात्र, इसका याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समास, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नवरात्र।
ये जो नवरात्र जो शब्द है, ये नवरात्र जो शब्द है, यहाँ पर गलती क्या होती है हम लोगों से, यहाँ पर गलती ये होती है, मैं यहाँ पर बता रहा हूं नवरात्र। अगर आपको उसने ऐसे दे दिया तो कोई भी गलती नहीं होगी। नौ रात्रियों का समूह या नौ रातों का समूह, आप लोग आसानी से इसका समास विग्रह कर सकते हो, फिर कोई भी गलती आपकी यहाँ पर नहीं होगी। तो इसका जब भी समास विग्रह करोगे तो क्या करोगे, नौ रात्रियों, नौ रात्रियों का समूह, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसने दे दिया सामासिक पद, ये वाला पद अगर उसने हमें दे दिया, कौन सा पद, ये वाला पद अगर उसने दे दिया, ये वाला पद अगर उसने दे दिया, नौ रात्रियों का समूह उसने दे दिया, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है भैया। इसमें सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है, इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि फिर हम यहाँ पर नौ रात्र न, क्योंकि इसमें रात्रियों शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करता है स्टूडेंट, नौ रात्रि कर देता है, जैसे भी उसे लगेगा वैसे वो कर देता है। ठीक है, अब ये ऊपर वाला तो बिल्कुल ही गलत है, नीचे वाला वो कर देगा, तो हो गया गलत। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी जो बातें हैं इन्हें नोट करना है, इन्हें अच्छे ध्यान से इनको देखना है, और जब भी रिवाइज करें तो इन पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये बातें आपको याद रखनी है कि ये कभी नहीं करेंगे, ठीक है, और ये इसका बन जाएगा, तो आसानी से आप लोग काम कर सकते हो, ये इसका बनेगा। तो ठीक है, नवरात्र, नवरात्रियों का समूह और नवरात्रि जो आपने बनाया है, अगर आपने ये बना दिया तो ये भी गलत। भाई नवरात्र अगर दे रहा है तो ये तो आप कर लोगे, नवरात्रियों का समूह, लेकिन अगर उसने नवरात्रियों का समूह दे दिया तो नवरात्र आप नहीं कर पाओगे। इसलिए याद रखेंगे इसको कि हमेशा इस उदाहरण को याद करना है कि यहां पर क्या करना है, हमें नवरात्र ही करना है, न कि नवरात्रियों का समूह अर्थात नवरात्रि। क्या करना है, नवरात्र ही करना है, ये आप लोग अच्छे से याद करना है। चलो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ये मोस्ट एग्जाम्पल है, ये मैं आपको बता दूं, नौ रातों का समूह। अब यहाँ रातें भी लिख सकते हो, रात्रियों का समूह भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रातों की जगह आएगा, पर याद रखना ये किसकी जगह आएगा, रातों की जगह। चतुर्भुज, अरे भुज मैंने भुजाएं, चतुर मैंने चार, भुज मैंने भुजाएं, चतुर मैंने चार। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चार भुजाओं का समूह। अरे भाई मेरे दो भुजाएं हैं, दो पीछे और लग गई, कितने हो गए, चार। तो चार भुजाओं का जो समूह है उसको ही मैं क्या बोलूंगा, चतुर्भुज बोलूंगा। अगर मैंने चतुर्भुज के नाम से मैंने लिख दिया विष्णु भगवान तो चला गया बहुव्रीहि समास में। अगर मैंने कोष्टक में नहीं लिखा विष्णु भगवान तो चला जाएगा द्विगु समास में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये, हुई ना बात। तो वो चतुर्भुज जो है हमारा क्या है, चतुर्भुज हमारा एक यहाँ पर मोस्ट उदाहरण आ जाता है और इसे आपको याद रखना है। चार भुजाओं का समाहार भी लिख सकते हैं। तो समाहार का मतलब एक रेखीय अगर आकृति आपने लिख दी तो किस में चला जाएगा, बहुव्रीहि समास में, और ये नहीं लिखी आपने तो ये किस में चला जाएगा, द्विगु समास में। तो समाहार शब्द की जगह आप समूह शब्द भी लिख सकते हो, दोनों ही राइट है, कोई प्रॉब्लम आपको यहां पर नहीं आने वाली है। एक बात याद रखिए बेटा, जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पढ़ना सबसे आसान काम है, पढ़ने से आसान कोई भी काम नहीं है। अरे परिस्थितियां आती रहती है, संघर्ष तो चलता रहता है और संघर्ष ही तो जीवन है। अरे संघर्ष करना सबसे मेन बात है। अरे किसी के जीवन में संघर्ष करने के लिए तो कम से कम बना हुआ है यार। ये सोचो कि मैं संघर्ष कर सकता हूं और मैं करूंगा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मुझे आगे बढ़ना है, बस बढ़ना है बढ़ना है बढ़ना है, कुछ भी हो जाए मुझे आगे बढ़ना है, चाहे कैसा भी समय आ जाए कैसा भी समय नहीं आए, पर मुझे तो बस पढ़ाई करनी है, बस पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ना है। भैया भीड़ है, इस भीड़ के लिए, इस भीड़ को चीरने के लिए आपको कुछ ना कुछ रणनीति, अरे पढ़ते तो सब हैं लेकिन रणनीति के साथ तो कोई ना कोई पढ़ता ही है, कोई स्टूडेंट ही पढ़ता है और वही आगे निकल जाते हैं। पढ़ते तो सब हैं, हजारों किताबें पढ़ते हैं, सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन रणनीति बनानी पड़ती है कि मुझे इस भीड़ को चीर के आगे कैसे बढ़ना है। तो आप लोग जो है यहाँ से
जो बातें आप लोगों को, जो ग्रहण आप जो कर रहे हो, यहाँ से जो चीज़ें आप लोग प्राप्त जो कर रहे हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा। मैं आपको बता दूं, ये जो आपको यहाँ पर जो हिंदी ग्रामर का जो सिलेबस, जो टॉपिक वाइज जो आपको मिल रहा है ना, वो ज़बरदस्त तरीके से मिल रहा है। और मैं आपको गारंटी दे चुका हूँ भाई, ऐसा मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान देना है और आपको पढ़ना है और लिखना है अपनी नोटबुक में। चलिए बढ़ते हैं आगे। पंजाब, पंजाब आब यानी कि 5 आब, आब मतलब नदियां होती है, तो 5 नदियों का समूह। एक बात याद रखिए, नदी जो शब्द है ना, नदियों, अगर आपने यहां पर बहुवचन उसको कर दिया तो नदियों में ये छोटी की मात्रा हो जाएगी, और नदी ही आप लिखोगे तो ये बड़ी की मात्रा आपकी वहां पर लगेगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, तो पंजाब यानी कि 5 नदियों का समूह हो जाएगा। 5 आब, आब मतलब नदियां, नदियों का समूह यहाँ लिखा भी हुआ है, कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं आनी चाहिए। 9 निधि, 9 निधियों का समूह हो जाएगा, 9 निधियों का समूह हो जाएगा। तिपाई, 3 पायों का समूह हो जाएगा। अरे पाई होती है ना, ये 3 पहिए लगे होते हैं उसके, इस तरह से बैठने का जो होता है, तो तिपाई होती है। तो 3, अरे 3 पाए, 3 पैर, कुछ भी आप लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पैर वाला भी हो सकता है, ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आगे देखते हैं। तो तिपाई हो गई। अब तिपाई की जगह चौपाई भी हो सकता है, पंचपाई भी हो सकता है, कुछ भी हो। द्विघात, 2 घातों का समूह हो जाएगा। द्वय का मतलब, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ भी आ सकता है वहां पर। तो द्विघात या द्विघात एक ही बात है, दोनों एक ही है। तो 2 घातों का समूह भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। 2 घातों का समूह, ठीक है ना, घात स्क्वायर को बोला जाता है। ये वाली बात ये आपको यहाँ हिंदी में मैंने बता दी है, वैसे जरूरत नहीं है इसकी, आप तो डायरेक्ट याद करें। रिवाइज करते हैं। त्रिरत्न, 3 रत्नों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। इसके बाद में ध्यान दीजिए, नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। पंजाब का 5 आब यानी कि 5 नदियों का समूह है। 9 निधि, 9 निधियों का समूह। तिपाई, 3 पैरों का समूह या 3 पायों का समूह। द्विघात, द्विघातों का समूह। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखो, चौमासा 4 मासों का समूह हो जाएगा। चौमासा 4 मासों का समूह जो पढ़ चुके हैं हम लोग यहाँ पर। अरे जो महीने होते हैं ना, जो महीने होते हैं उनको हम लोग मास भी बोलते हैं, ठीक है ना, महीनों को मास भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये समूह शब्द तो आपको जोड़ना ही है। अब आपको कंफ्यूजन होने की बात ही नहीं, आप कंफ्यूज हो गए नहीं, क्यों? क्योंकि आपको पता लग गया, कहीं भी जहां पर भी समूह शब्द का प्रयोग हो जाता है वहां पर द्विगु समास ही होता है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे मन में, तो आसानी से आप लोग ये बात यहाँ पर कर सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। तो ठीक है, चौमासा यानी कि 4 मासों का समूह हो जाएगा। त्रिफल, 3 फलों का समूह हो जाएगा। वहां पर चतुर्फल आया था, पंचफल आया था, कुछ भी हो सकता है यार, पहले संख्यावाची शब्द को ही लेना होता है। तो नवरात्र, नवरात्रों का समूह यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 9 ग्रहों का समूह। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। अब यहाँ अष्टद्वीप भी हो सकता है, 9 द्वीप भी हो सकता है, पंचद्वीप भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए, हमें तो संख्यावाची निकालना है और पीछे समूह जोड़ना है। जब जब भी समास विग्रह होगा समूह जोड़ना है हमें। तो यहाँ पर ये याद रखें कि जैसे मान लीजिए कि वहां पर उसने दे दिया चौमासा, चौमासा दे दिया, तो अब आप यहाँ पर समास विग्रह करोगे तो देखो डायरेक्ट ही चौमासा, यार मास यहाँ पर महीने हैं, चौ मतलब 4 होते हैं, तो चौ मतलब 4, ये चौ मतलब 4 हो गया। इसके बाद मास मैंने महीना, तो 4 मासों का समूह यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दोगे। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हो, बस दिमाग थोड़ा सा लगाना है। जैसे त्रिफल लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर त्रिफल लिखा हुआ है। अब त्रिफल का समास विग्रह अगर आपसे उससे पूछता है, ये तो क्या दिया हुआ है, ये तो इसने क्या दिया हुआ है, ये तो सामासिक पद दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सामासिक पद बोलेंगे। सामासिक पद बोलेंगे या समस्त पद भी इसको बोल सकते हैं, समस्त पद भी इसको बोल सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन अब इसका समास विग्रह करना है, तो इसका समास विग्रह करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। देखो कितना आसान काम है। त्रिफल का समास विग्रह करेंगे, 3 फलों का समूह, 3 फलों का समूह, 3 फलों का समूह, ये हो गया इसका समास विग्रह। क्या परेशानी है भाई इसमें, कोई परेशानी है क्या? बिल्कुल परेशानी नहीं है इसके अंदर, आसानी से कर सकते हो। और देखो यहाँ पर और बताता हूँ आपको, नवग्रह का, एक नवग्रह का मैं बताता हूँ यहाँ पर, देखो कितना आसान काम है। फिर देखो नवग्रह यहाँ पर दिया हुआ है, तो नवग्रह में क्या हो जाएगा,
नवग्रह में कुछ नहीं है, बहुत आसानी है। देखो यहाँ पर ये नवग्रह हमने शब्द लिया, नवग्रह, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, दिमाग में घुमाना है, दिमाग में, माइंड में घुमाओ इस चीज को, अरे घुमाओ घुमाओ घुमाओ। ये देखो यहाँ पर नव मतलब 9 होता है, आपने लिख दिया 9, और ये ग्रह मतलब ग्रहों। अब 9 है ना भैया, बहुवचन है ना, ग्रह मतलब एक ही ग्रह होता है, लेकिन 9 जुड़ गया तो बहुवचन जुड़ गया मेरे बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अरे इसको समझना है कि सर ग्रह लिख रहे हो आप, फिर ग्रहों क्यों बोल रहे हो, तो भैया 9 जुड़ रहा है, 9 जुड़ रहा है मतलब बहुवचन। अरे एक होता तो एक वचन, 2 होते तो द्विवचन। अब द्विवचन किस में होते हैं, संस्कृत में होते हैं, बहुवचन होता है डायरेक्ट हिंदी में, तो हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक तो एक वचन होता है और सीधा बहुवचन में चला जाता है। अगर यहाँ पर ग्रह ही लिखता तो एक वचन में रहता, फिर मैं यहाँ पर ये समूह क्यों लिखता, फिर समूह में आता ही नहीं, वो समूह में कभी नहीं आएगा फिर। तो यहाँ पर ये बातें थोड़ी सी ये मैंने सोचा यार ये तो समझते होंगे आप लोग, इसलिए मैं समझा नहीं रहता इस बात को, पर मैंने बता दिया। चलो देखो 9 है यहाँ पर, तो 9 हो गया। ग्रह है तो ग्रहों का क्या हो जाएगा, ग्रहों का क्या हो जाएगा, देखो ये रहा आपका 9, ये ग्रहों का समूह हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत आएगी आपको इसमें, कोई परेशानी नहीं, आसानी से कर सकते हो। 9 ग्रह 9 ग्रह 9 ग्रह 9 ग्रह न हो गया, ये 9 ग्रहों का ये समूह, ये सामासिक ग्रह है। अब इसको क्या बोलूंगा मैं, ये सामासिक पद, बार बार बता रहा हूं, सामासिक पद, सामासिक पद, बार बार बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। सामासिक पद बोलो या समस्त पद बोलो, दोनों ही बातें एक ही हैं, याद रखनी है, बस याद तो आपको रखनी है यार, मैटर यही है, बस याद रखना है, रटना नहीं है। अरे कितने उदाहरण रटोगे भाई, रटना नहीं है, समझना है, एक एक बात को समझते हुए जाना है। अरे ग्रामर में मैं रटने की बात तो आपको बताता ही नहीं हूं, बार बार मना करता हूं, ग्रामर अगर आपने मेरे से पढ़ी है तो रटने की कोई बात इसमें है ही नहीं, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर नवग्रह वाली बात हो गई, फिर सप्तद्वीप वाली बात हम लोग कर रहे थे, सप्तद्वीप। अब सप्तद्वीप यहाँ पर आ रहा है, तो सप्त मतलब 7, द्वीप मतलब द्वीप ही होते हैं भैया, समुद्र के अंदर जो टापू होते हैं उनको द्वीप बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो 7 द्वीपों का समूह हो जाएगा। कितना आसान काम है यार, बहुत, मेरे को तो बहुत इतना आसान काम लगता है, शायद आपको भी लग रहा होगा अब तो। त्रिवेणी है, तो वेणी मतलब चोटियां होती है, चोटी होती है ना, उसको बोलते हैं वेणी, ठीक है। तो वेणी 3 चोटियों। अब तुम कहोगे सर चोटियां नहीं लिख सकते क्या, अरे भैया मैंने बोला है लिख सकते हो, लेकिन जब उसी शब्द का प्रयोग अगर वहां पर हम लोग कर पा रहे हैं, जब हमें कोई प्रॉब्लम वहां पर आ ही नहीं रही है, तो फिर दिक्कत ही क्या है भाई। चलिए देखो त्रिवेणी, यहाँ पर 3 वेणियों का समूह हो जाएगा, कोई परेशानी आपको यहाँ पर आने वाले नहीं है, 100% आप यहाँ पर कर पा रहे हो। पंचपात्र, पंचतंत्र, पंचमंत्र, अरे कुछ भी हो सकता है भैया, कर सकते हो आप आसानी से। तो पंचपात्र भी हो सकता है, पंचतंत्र भी हो सकता है, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। ये लो परेशानी का हल हो गया। तो पंचपात्र यानी कि पंच मतलब 5, पात्र मैंने पात्री होते हैं, तो भैया पंच है, 5 है, पात है, बहुवचन है, इसलिए पात्रों का समूह यहां पर मुझे करना पड़ेगा। तो 5 पात्रों का समूह हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कर सकते हो यहां से। चलो मैं इन लाइनों को हटा देता हूं, कोई परेशानी नहीं है, हटा देते हैं इनको, आप लोग आसानी से कर सकते हो। ये देखो अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे पंचपात्र हो गया। अष्टाध्याय, ये अष्टाध्याय जो है पाणिनि की एक पुस्तक का नाम है। पाणिनि बहुत बड़े विद्वान हुए थे, व्याकरणाचार्य हुए थे। अरे भैया क्या होता है कि व्याकरणाचार्य, व्याकरणाचार्य जो व्याकरण को लिखता है, जो व्याकरण का ज्ञाता होता है, उसको बोला जाता है क्या, व्याकरणाचार्य। ये शब्द दिया जाता है। मैं व्याकरणाचार्य वैसे मैं नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब आप मेरे को भी बोल सकते हो क्या, व्याकरणाचार्य, ठीक है। तो मजे के साथ पढ़ते रहिए, जोश के साथ पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत आपको यहां पर नहीं आएगी। अष्टाध्यायी, अष्ट मतलब 8, देखो समझो, इसको यहां से हटा देते हैं। अष्टाध्यायी मतलब अष्ट मतलब क्या होता है, 8 होता है। देखने वाली बात है, कितना आसान काम है ये अष्ट। अब यहां पर अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ये लो ढंग से कर देते हैं इसको थोड़ा सा। अष्टाध्यायी, पूरा ध आ रहा है इसमें, ये ध्या, ये ही, अष्टाध्यायी। अब देखो क्या होता है, अष्ट मतलब 8,
ठीक है, अध्याय प्लस अध्याय, अष्टाध्यायी। अध्याय बनता है लेकिन अष्टाध्यायी बनता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, अष्ट यहां से अ और यहां से, ध्यान दो, यहां से अ और यहां से क्या हो जाएगा, यहां से लिया मैंने अष्ट, अष्ट मतलब अ ले लिया, इसके बाद में यहां से मैंने क्या ले लिया, अ ले लिया, इसके बाद में यहां पर ध्याय बचा, ठीक है। अब इन दोनों अ को मिलाऊंगा, इन दोनों अ को मैंने यहां पर मिला दिया, तो क्या बन गया मेरे पास, आ बन गया। पीछे क्या लिखा हुआ है, पीछे यहां पर लिखा हुआ है अध्याय, आगे यहां पर लिखा हुआ है अष्ट, ठीक है। अब इसको मिला दो, तो भैया क्या होता है कि जब भी ये तीसरा वर्ण बन करके आता है तो उसको हलंत वाले पर जोड़ा जाता है। तो आप इसको जोड़ सकते हो, कोई परेशानी आपको इसमें नहीं आएगी। तो जोड़ दो तीनों को, क्या बन जाएगा, अष्टाध्यायी। तो ये याद रखें, यही शब्द बनेगा, आप लोगों को ये यहाँ पर ध्यान रखना है। इसको भी मैं हटा देता हूँ, अब कन्फ्यूजन हमारा दूर हो चुका है क्योंकि हमने बना लिया है अष्टाध्यायी। कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया, अब हम लोग आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं अष्टाध्यायी। ये लो, यही शब्द इंपॉर्टेंट है, अब कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। तो इस तरह से भी बन सकता है, हमें तो दो पद निकालने, अष्ट और अध्याय, तो 8 भी आ गए और अध्याय भी आ गए, अब कोई परेशानी नहीं। चलो इसको तो करते हैं रफ, हटा देते हैं इसको, आगे बात करेंगे किसकी, अष्टाध्यायी। 8 अध्यायों का समूह, 8 अध्यायों का समूह हो गया। दोपहर, ये दोपहर जो शब्द है ना, बोलते हैं दोपहर, लेकिन दोपहर शब्द मैं गलत मानता हूं, क्योंकि हमारे जो व्याकरणाचार्य हुए हैं उन्होंने दोपहर शब्द यानी कि जो ग्रामर के ज्ञाता हुए हैं, दोपहर शब्द कोई होता ही नहीं है। तो यहां पर याद रखेंगे भाई, देखो मेरी बात सुनो, पेपर के अंदर अगर दोपहर शब्द आ जाएगा तो आपको तो वही मानना है, लेकिन सही शब्द जो होता है वो क्या होता है, सही शब्द होता है दोपहर। दोपहर, दोपहर यानी कि दो मतलब दो, पहर मतलब समय, दो पहरों का समय, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दो पहरों का समूह यहां पर हो जाएगा। पंचभुज, अरे चतुर्भुज आया था उसी तरह से पंचभुज आ गया भैया, अब क्या परेशानी इसमें, कोई दिक्कत थोड़ी है, वो तो एक ही बातें हैं सारी की सारी। तो 5 भुजाओं का समूह हो जाएगा। तो इन बातों का याद रखेंगे। एक तो आप लोग यहाँ पर याद रखें कौन सा, चौमासा। ये चौमासा शब्द जो है वेरी इंपॉर्टेंट है सामासिक पद में। एक नवग्रह भी यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है, नवग्रह भी आपको याद रखना है। तीसरा आपका यहाँ पर आ जाता है त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, त्रिवेणी, ये भी आपका याद रखने वाली चीजें हैं सारी की सारी। इसके बाद में पंच पात्र भी आपका यहाँ पर आ जाता है, पंच और ये पात्र है, पंच पात्र भी यहाँ पर आ जाता है। 5 नंबर में आपका आ जाएगा अष्टाध्याय। अष्टाध्याय आपको यहाँ पर याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण लिख रहा हूँ मैं, दोपहर लिखना है आप लोगों को, और दोपहर, दोपहर, ठीक है। तो ये जो उदाहरण मैंने लिखे हैं 6 उदाहरण, ये इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इनको तो आप लोगों को अच्छे से कर ही लेना है। एक बार रिवाइज फिर कर लेते हैं, देख लेते हैं। चौमासा 4 मासों का समूह स्पीड के साथ, त्रिफल 3 फलों का समूह, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, सप्तद्वीप 7 द्वीपों का समूह, त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह, पंचपात्र 5 पात्रों का समूह, अष्टाध्याय 8 अध्यायों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समूह, पंचभुज 5 भुजाओं का समूह। आसानी से इस तरह से जब आप अरे एक उदाहरण को समझ लिए, फिर आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली, आसानी से आप लोग कर सकते हो, कोई परेशानी आपको इसमें नहीं आएगी। चलिए देखते हैं आगे। ये तो सारी बातें हो ही गई, चौमासा वाला ये सप्तद्वीप नवग्रह पंचतंत्र हमने कर ही लिए। अब आता है हमारा अगला समास, और अगला समास है हमारा कौन सा, बहुव्रीहि कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है इसके, और कर्मधारय समास समझ में थोड़ा सा कम आता है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से समझा दिया जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा जो है मन लगा करके इसको नोट करते हुए चलेंगे, तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा, कर्मधारय समास में क्या होता है कि जो एक पद होता है वो क्या होता है, विशेषण होता है। मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला पहला पद दूसरा पद, सारी बातें याद रखें। और दूसरा पद जो होता है वो विशेष्य होता है। अब पहला पद दूसरा पद, भैया दूसरा पद भी पहला पद हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात, कोई दोहराई इसमें नहीं है। तो आप याद रखेंगे कि एक पद तो होता है विशेषण और दूसरा पद होता है विशेष्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये।
तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर क्या निकाल के लेके आए हैं, तो पहला पद हम लोगों ने यहाँ पर या पहला जो शब्द है वो क्या हम लोगों ने निकाला है, विशेषण। और दूसरी बात हम यहाँ पर निकाल के लाए हैं विशेष्य। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि सर विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले विशेषण की बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो विशेषण क्या है, विशेषण क्या है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है, मैंने अगर उसकी विशेषता बताई है, जैसे काला व्यक्ति, तो काला यहाँ पर जो शब्द है ये उसकी विशेषता बता रहा है, और विशेषता जो बताई जाती है वही क्या होती है, विशेषण होती है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जो विशेषता होती हैं, बस इतना सा आप लोग समझ लेना, उसे क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। दूसरी बात यहाँ पर आती है, जो विशेषता होती है उसको विशेषण कहते हैं। दूसरी बात आती है विशेष्य। विशेष्य वाली बात आप लोगों को यहाँ पर समझ लेनी है। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं विशेष्य। तो कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है, जिसकी जो विशेषता होती है उसको विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। ये बात यहाँ पर हो चुकी है। आगे फिर इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे अगली इसमें। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, इसमें दिया हुआ है कि इसमें कहीं कहीं पर उपमेय और उपमान का प्रयोग भी हो जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये विशेष्य जो होता है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग उपमेय बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं उपमेय। जो विशेष्य होता है उसको उपमेय भी बोला जा सकता है, आपको इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। तो उपमेय ये होता है, उपमेय, ठीक है। इसके बाद में विशेषण को हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, विशेषण को उपमान बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं वो बच्चों, उपमान यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विशेष्य को उपमेय और विशेषण को उपमान यहाँ पर बोला जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी अच्छी तरह से। फिर आगे हैं, जब भी इसका समास विग्रह किया जाता है, विग्रह करने पर रूपी, अब मैं आपको यहाँ पर बोल देता हूँ, एक तो यहाँ पर समास विग्रह जब भी हम करेंगे तो यहाँ पर किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो शब्दों का प्रयोग आ जाता है। एक आ जाता है यहाँ पर रूपी शब्द का प्रयोग आ जाता है, एक यहाँ पर आ जाता है सदृश्य शब्द का प्रयोग आ जाता है, एक यहाँ पर के समान शब्द का प्रयोग आ जाता है। ये लिख लो भाई, ये पॉइंट है, सदृश्य शब्द का प्रयोग, के समान, रूपी, है जो। अगर कहीं भी समास विग्रह में इन शब्दों में से कोई भी शब्द वहां पर नजर आ जाए तो 100% वहां पर जो है कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। ये यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ भी मिल सकता है और जुड़ा हुआ भी मिल सकता है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, इस तरह से भी कर्मधारय इस तरह से भी लिखा हुआ प्राप्त हो सकता है, मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखते हैं। अब रूपी तो इसमें मैंने लिखा ही हुआ है, लेकिन ये कुछ उदाहरण, ये कुछ शब्द मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। पहली बात है जो रूपी, सदृश्य और के समान, इनमें से कोई भी समास विग्रह करते समय कोई भी नजर आ गया बीच में तो ये सोच लेना वहां पर कर्मधारय समास है। पर थोड़ा सा दिमाग आप लगा सकते हो कि यार पहला पद यहाँ पर विशेषण है, दूसरा पद विशेष है, पहला पद यहाँ पर उपमान है, दूसरा पद उपमेय है, तो फिर 100% कर्मधारय समास है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस समास में पहला पद विशेषण और पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, किस समास में होता है, तो याद रखिएगा कर्मधारय समास में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस समास में विशेष्य का प्रयोग किया जाता है, तो कर्मधारय समास में। किस समास का दूसरा पद, अब वहां पर ऑप्शन में देगा ही नहीं, वो तत्पुरुष दे देगा आपको, तो दूसरा पद प्रधान होता है, इसको तो आपने तत्पुरुष समास ही लगाना है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, एक एक पॉइंट आपको याद रखना है इस उदाहरण के लिए, इस समास के लिए, ठीक है। आगे इसमें देता है पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। अब यहाँ पर पुरुषों में है जो उत्तम भी लगा सकते हैं, पुरुषों में जो उत्तम है उसको ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा ये कर लीजिए कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको यही लिखना है पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, ये और सही हो जाएगा। जिस तरह से हमने समझा है उसी तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये सारी बातें आप लोग अच्छे से याद रखें, मेरा तो ये कहना है आप लोग इसे नोट भी करें, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ एक एक शब्द आपके काम की चीजें हैं, ये इनको हल्के में नहीं लेंगे भाई। तो पुरुष जो उत्तम है उसको कहेंगे पुरुषोत्तम, और यहाँ पर एक और मैंने आपको बताया था, पुरुषों में
है जो उत्तम, ये भी मैंने आपको बताया था। तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, या तो ये लिख लो या हे लिख लो। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप इसी को ही याद रखें, है जो शब्द को ही याद रखें, ठीक है। तो इसको आप नहीं रखेंगे याद, सही ये भी है लेकिन ये ज़्यादा सही है, ठीक है। अब है प्राण प्रिय, अरे तुम तो मेरे प्राणों के प्रिय हो, तुम्हें तो मैं अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता हूं, ऐसा कहते हैं ना, तो वही है प्राण प्रिय। हे मेरे प्राण प्रिय कहाँ हो तुम, तो ये चीजें हैं। तो प्राण प्रिय यानी कि प्राणों के समान, इसमें देखो के समान शब्द का प्रयोग किया है, प्राणों के समान प्रिय हैं जो। अब कौन है, अगर आपने लिख दिया तो बव्री और नहीं लिखा तो कर्मधारय, राइट, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राण प्रिय हो गया तो प्राणों के समान प्रिय हो गया। नील कमल, नील कमल, नीला है जो कमल हो गया। चरण कमल, चरण रूपी कमल, ये देखो रूपी शब्द का प्रयोग हो गया। महापुरुष, महान है जो पुरुष, यहां पर है जो शब्द का प्रयोग आ गया है। नील गगन, नीला है जो गगन, आपने लिख दिया कोष्टक में आकाश, आसमान, तो फिर हो जाएगा भव्रही, और नहीं लिखा तो चला जाएगा कर्मधारय में, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एक बार फिर देखते हैं। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। नील कमल, नीला है जो कमल। चरण कमल, चरण रूपी कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष। नील गगन, नील है या नीला है जो गगन। तो आप तो यही ध्यान रखिए कि या तो ये जो तीन शब्द मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अलग से हट करके लिख रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा। है जो, कौन कौन से शब्द हैं, है जो, रूपी, समान, यहाँ पर लिख रहा हूँ भैया, ध्यान रखिएगा। है जो, है ऐसे भी लिख सकता है, वो ऐसे भी लिख सकता है जो। दूसरा है रूपी, और तीसरा है के समान। देखो ये शब्दों से ही समास विग्रह हो रहा है, और ये हमें नजर आ गए इनमें समास विग्रह वाले शब्दों में, तो फिर 100% हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो कर सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत आपको वैसे नहीं आने वाली है, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे देखते हैं। घनश्याम, घन जैसा श्याम, अब जैसा शब्द आ गया यहाँ पर, हटाओ इस जैसे शब्द को भी, वैसे सही है भी है, मैं गलत नहीं बता रहा, लेकिन ये याद रखें घन रूपी, आप तो सिंपल याद रखो ना यार, घन रूपी श्याम याद रखो। अगला घन के समान श्याम याद रखो। घन के सदृश श्याम याद रखो। घन है जो श्याम। इतनी तरह से हम लोग इसका समास विग्रह कर सकते हैं एक का, किसका, घनश्याम का, इतनी तरह से कर सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। तो ये अब इतनी तरह से कर लिया आपने, तो आप दिमाग में अरे यार कौन सा सही है इसमें, कौन सा सही नहीं है, दिमाग घूम जाएगा। तो याद रखिए सिंपल तरीके से, सिंपल तरीका यही है कि हमें केवल याद रखना है रूपी वाला, और इन चारों में से भी सबसे जो सही है, ज्यादा सही है, वो कौन सा है, वो है हमारा घन रूपी श्याम। तो कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी। आगे पढ़ते हैं। अध पका, आधा है जो पका। देखो अब आप ये कहोगे सर विशेषण विशेष्य वाली बात, तो यहाँ पर अध मतलब आधा, पका मैंने, तो ये पका जो शब्द है आधा पका हुआ है। अब आधा पका हुआ है तो विशेषण और विशेष्य की बात हो गई, तो आधा है जो पका, कोई ना कोई तो बात या कोई ना कोई तो वस्तु होगी जिसको पका के खाया जाता है। तो आधा है जो पका, है जो शब्द का प्रयोग हो गया, इसका मतलब हमारे यहाँ पर कर्मधारय। पीतांबर, पीत है जो अंबर, अरे अंबर मतलब वस्त्र होते हैं। क्या होता है अंबर का मतलब, वस्त्र होता है, कपड़े होते हैं, कपड़े, वस्त्र, वस्त्र नहीं समझो तो कपड़े समझ लो, क्लॉथ होते हैं, फिर इंग्लिश में समझ लो, ठीक है। अब एक बात याद रखो, जहां पर भी महा शब्द का प्रयोग हो जाता है, महा या फिर महान शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, तो वहां पर हमेशा कर्मधारय समास होता है।
कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। तो किसी भी उदाहरण में महा शब्द का प्रयोग अगर नजर आ जाए तो आंख बंद करके भैया कर्मधारय समास बना लेना। ये मैं जो छोटी छोटी जो ट्रिक्स आप लोगों को देता हूँ ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये कहीं भी नहीं मिलने वाली, ये किताबों में भी नहीं है, समझ लेना भैया। चलो, महर्षि तो महान है जो ऋषि, महान है जो ऋषि उसको कहेंगे महर्षि। वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट है, याद कर लेना इसको। ठीक है, महर्षि महान है जो ऋषि। महर्षि कौन सा समास हुआ? कर्मधारय। कैसे पहचाना? अरे यार है जो आ गया, कर्मधारय हो गया। तो आपसे नाम भी पूछ सकता है और आपसे उस समास का विग्रह भी करवा सकता है। मैं बताऊंगा अभी आप जिसमें क्वेश्चन हम करेंगे तो कैसे क्वेश्चन आते हैं। महापुरुष महान है जो पुरुष, नराधम अदम है जो नर। अरे नरों में अदम है, नरों में नीच है, ये बात है। कमल नैन, कमल के समान नैन, कमल रूपी नैन। अब कमल है जो नैन तो सही नहीं हो रहा ना यार। कमल रूपी नैन हो सकते हैं, कमल के समान नैन हो सकते हैं, लेकिन वहां पर है जो नहीं होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना यार। अब सर ये कैसे सीखें, ये बात कैसे आए दिमाग में कि है जो लगाऊं, रूपी लगाऊं, के समान लगाऊं, सदृश्य लगाऊं? ये प्रैक्टिस करने से आएगी। व्यवहारिक है ये चीजें, ये आपको प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। मतलब अब आप सोच रहे हो सर, कंफ्यूज हो जाते हैं कि रक्तांबर रक्त के रंग का है जो अंबर। अब ये सारी चीजें हटा दो, रक्त के रंग का है जो अंबर, रक्त रूपी अंबर, ऐसे कर दो, सिंपल हो जाएगा। देखो, रक्त रूपी अंबर, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। रक्त है जो अंबर नहीं हो सकता, अब मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, इनको आप आसानी से कर सकते हो, कोई परेशानी इसमें नहीं आएगी। तो स्पीडली हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको रिवाइज करा देता हूँ, याद हो जाएगा। घनश्याम घन रूपी श्याम, अध पका आधा है जो पका, पीताम्बर पीत है जो अंबर, महाजन महान है जो जन, महर्षि महान है जो ऋषि, महापुरुष महान है जो पुरुष, नराधम अदम है जो नर, या नरों में है जो अदम, ऐसे भी कर सकते हैं, नरों में है जो अदम भी इसको बना सकते हैं, कोई गलत नहीं है। ठीक है, कमल नैन कमल के समान नैन, कमल रूपी नैन भी हो सकते हैं। रक्तांबर रक्त के रंग का है जो अंबर, या रक्त रूपी अंबर भी हो सकता है, कोई परेशानी इसमें नहीं आनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं। कुमति, यहाँ पर बुरी मति बात, कुत्सित है जो मति, है जो लगा लो, कु है जो मति, ये भी कर सकते हो, कु है जो मति। अरे मति का मतलब बुद्धि होता है, इसकी तो मति मारी गई है, तो इसका बुद्धि चली गई यार। महा, देखो यहाँ पर भी महा शब्द का प्रयोग हो गया, इसका मतलब कर्मधारय समास है। महान है जो राजा हो गया हमारा, को पुत्र, कुत्सित है जो पुत्र, महाविद्यालय महान है जो विद्यालय लगा लो, दुष्कर्म दूषित है जो कर्म, है जो का प्रयोग हो रहा है। परमानंद परम है जो आनंद, यहाँ पर परम है जो आनंद, महान आनंद की प्राप्ति हमें हो रही है, उसे कहते हैं परमानंद। आगे देखो, नीलांबर, यहाँ पर नीला है जो अंबर। अब आपने यहाँ पर लिख दिया कोष्टक में, सर ये तो आकाश होता है ना, अरे आकाश लिख दिया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास में चला जाएगा, तो भैया आकाश नहीं लिखना है। आगे, प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, है जो शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब नरोत्तम, नरों में है जो उत्तम, यहाँ पर लिख लो लिख लो लिख लो, नरों में है जो उत्तम, नरों में मतलब मनुष्यों में है जो उत्तम श्रेष्ठ है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नरोत्तम। कर सकते हो, कोई परेशानी इसमें आपको नहीं आने वाली है। तो आसानी से इनको एक बार देखते हैं। कुमति यानी कि कु है जिसकी मति, या कु है मति। महाराजा महान है जो राजा, कुपुत्र कुत्सित है जो, ये कुत्सित सब थोड़ा सा याद रख लेना यार। कुपुत्र यानी कुत्सित है जो पुत्र, महाविद्यालय महान है जो विद्यालय, दुष्कर्म दूषित है जो कर्म जिसका, दूषित है जिसके कर्म, परमानंद परम है जो आनंद, नीलांबर नीला है जो अंबर, प्रधानाध्यापक प्रधान है जो अध्यापक, नरोत्तम नरों में है जो उत्तम। तो आसानी से इन उदाहरणों को किया जा सकता है, कोई भी परेशानी इसमें आपको नहीं आएगी। देखो, वचनामृत वचन रूपी अमृत, तपोधन तप रूपी धन, देहलता देह रूपी लता, राजीव लोचन राजीव के समान लोचन, कोई दिक्कत नहीं है इनमें किसी में भी। कुसुम कोमल कुसुम के समान कोमल, यानी कुसुम का मतलब फूल होता है। मुख कमल मुख रूपी कमल, सधर्म अच्छा है जो जन्म, यानी कि सद भी हो सकता है, सत भी हो सकता है और सद भी हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है। आगे है काली मिर्च, काली है मिर्च, यानी कि जो पहला देखो अच्छा मुख, अब ये कमल रूपी मुख हो, मुख रूपी मुख, अब यहाँ पर कमल मुख रूपी कमल नहीं हो सकता,
इसको आप ये कर लेना, कमल रूपी मुख। ये भी मतलब ये भी लिखा हुआ आ सकता है, मैं बोल रहा हूं तुम लोगों से, ये भी लिखा हुआ आ जाए तो ये भी सही है फिर, लेकिन ये भी आप लोग जब बनाओ तो ये से बनाना, कमल रूपी मुख। ठीक है, आप लोग बनाओ तो ऐसे बनाना, लेकिन अगर ऑप्शन में ये आ गया और ये नहीं आया तो फिर ये वाला राइट माना जाएगा, फिर ध्यान रख लेना भैया इसको। तो कुसुम कोमल, फूल के समान कोमल। ठीक है, अब देखो इसमें विशेषण पहले भी आ रहा है, विशेषण बाद में भी आ रहा है, तो ये कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप ये देख लो कि यार आगे पीछे दोनों में से कोई सा ना कोई पद जो है वो विशेषण हो रहा है, बस इतना सा ध्यान दे लोगे जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रख रहे हैं, इसमें कोई सा भी पद विशेषण हो सकता है, और विशेषण को मैंने आपको बता दिया है कि विशेषण जो होता है वो क्या होता है भैया, विशेषता बताई जाती है। तो विशेषता वाली बात जहां पर भी आ जाती है तो वो विशेषण वाली बात आ जाती है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी विशेष्य वाली बात। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर यही होता है, क्या होता है देखो, विशेष्य होता है। तो विशेष्य को ही मैंने आप लोगों को एक शब्द और बोला था, उपमेय बोला था। क्या बोला था मैंने, उपमेय शब्द यहाँ पर आपको बोला था। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो ये सारे के सारे उदाहरण एक बार रिवाइज करते हैं। वचनामृत, वचन यानी कि वचन रूपी अमृत। अब देखो यहाँ पर ये भी आ सकता है और अमृत रूपी वचन भी आ सकता है। ठीक है, तपोधन, तप रूपी धन। अब धन रूपी तप नहीं हो सकता, इसलिए तप रूपी धन हो गया। देहलता, देह रूपी लता। राजीव लोचन, राजीव के समान लोचन। कोष्टक में अगर आपने लिख दिया भगवान राम तो चले गए। बहुव्रीहि में कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल। मुख कमल, मुख रूपी कमल। सद धर्म, अच्छा है जो धर्म। काली मिर्च, और काली है जो मिर्च। आसानी से इसको हम लोग कर सकते हैं, कोई भी इन किसी भी उदाहरण में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए महादेव, ये महाशब्द आ गया। देखो जहां जहां पर भी मैंने आपको बताया ना भैया, महाशब्द आ जाए, महान शब्द आ जाए या महाशब्द आ जाए किसी भी सामासिक पद में, किसी भी सामासिक पद में अगर आ जाता है, किसी भी सामासिक पद में आ जाता है तो वहां पर कौन सा समास होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। वहां पर कौन सा समास होता है, वहां पर कर्मधारय समास का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे, महादेव, महान है जो देव, है जो शब्द का प्रयोग है। विद्याधन, विद्या रूपी धन, रूपी शब्द का प्रयोग। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, के समान मुख का प्रयोग है। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, रूपी शब्द का प्रयोग हो गया। देखो ये करने हैं आपको। घनश्याम, घन के समान, के समान। अब यहाँ पर इसको सही कर लो, ये श्याम हो जाएगा। घन के समान है जो श्याम, यहाँ पर हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। घन के समान है जो श्याम, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे भवसागर, बहुरूपी सागर। नीलाश्व, नीला है जो अश्व, ये अश्व जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं घोड़ा। नीला है जो घोड़ा या नीला है जो अश्व। का पुरुष, अरे भैया काय रहे जो पुरुष। है जो शब्द का प्रयोग, रूपी शब्द का प्रयोग, के समान शब्द का प्रयोग और के सदृश्य शब्द का प्रयोग जहां पर भी हो जाता है। महान शब्द का प्रयोग अगर सामासिक पद में दिया हुआ है तो वहां पर ये जो मैंने बताई हैं सारी की सारी विशेषताएं हैं, अर्थात ये समझने वाली बातें, ये ट्रिक याद रखने वाली चीजें हैं। आसानी से इनको आप लोग कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। चलिए अभ्यास प्रश्न अब लोग यहाँ पर करते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पर आंसर निकालना है, आसानी से किया जा सकता है। सिर दर्द, सिर दर्द यानी का समास विग्रह है। सिर में दर्द, दिमाग अपने आप क्लिक करता है यार, सिर में दर्द। देखो यहां पर ध्यान देना, अब सिर में दर्द, ये पहला ही ऑप्शन राइट हो गया। अरे सिर का दर्द थोड़ी बोलेंगे यार, सिर में होता है दर्द। हम लोग बोल देते हैं सिर का दर्द, सिर को दर्द, सिर से दर्द, तो गलत है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर ये राइट हो जाएगा, सिर में दर्द 100%। अब देखो याद रखना कि अगर उसने यहाँ पर आपसे पूछ लिया, उसने क्या पूछ लिया कि समास का नाम भी बताओ। अब आपको पता लग गया यार यहाँ पर में आ रहा है, में आ रहा है मतलब अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये जो उदाहरण है सिर में दर्द, ये किस उदाहरण का हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास इसमें चला जाएगा। इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास इसमें हो जाता है। में पर जो आता है कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह जहां पर भी आएंगे वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। और उसने वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास भी नहीं दिया, तत्पुरुष ही दे दिया, तो फिर तत्पुरुष समास आपको लिख करके आना है। आगे है द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से नहीं है। अब ये याद रखना, ये नहीं है वाली जो बीमारी है ना, बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। ये नहीं वाला जो मैटर है ना, बहुत जबरदस्त होता है। याद रखना, भूल चूक, माता पिता, कपीश्वर और भला बुरा। तो इसमें तो है कपीश्वर यानी कि कपियों यानी कि बंदरों का है जो ईश्वर अर्थात हनुमान जी, कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और जब बहुव्रीहि समास हो गया तो फिर यही मामला गड़बड़ है, तो इस मामले को ही हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे।
बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो ये हमें यही देखना था कि वो ये कह रहा है कि द्वंद्व समास नहीं है। अब मैं द्वंद्व समास वाली बात में आपको बता चुका हूं, जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर दोनों पद प्रधान होने पर द्वंद्व समास होता है। तो कपीश्वर में यहाँ बहुव्रीहि समास है, तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नवरत्न, नवरत्नों का समूह। अब संख्यावाची शब्द आ गया भैया, संख्यावाची शब्द आते हैं यहाँ पर द्विगु समास आप डायरेक्ट लगा दोगे। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है और द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात भगवान शिव, कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास में। चलो ये वाला बहुव्रीहि समास हो गया। षडानन में सठ है आनंद जिसके, षडानन छह मुख जिसके हैं। अगर आपने कोष्ठक में लिख दिया क्या सठ मुख, यानी कि वहां पर भगवान शिव लिख दिया, तो फिर वहां पर आपको हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगर आपने षडानन छह आनंद यानी कि छह आनंद का समूह या छह सिरों का समूह, तो फिर वहां पर हो जाएगा द्विगु समास। जैसा भी आप करना चाहो, जैसा भी वहां पर ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन के अनुसार आप लोग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बात करते हैं चौराहा। अभी अभी पढ़ा था हमने, चार राहों का समूह, पहला संख्यावाची शब्द है, इसका मतलब वहां पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास। रात और दिन, रात और दिन, यहां पर देखो विलोम आ गया, रात और दिन, इसका मतलब यहां पर दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास हो जाएगा। रेलगाड़ी शब्द का सही समास होगा, रेल पर चलने वाली गाड़ी या पटरी पर चलने वाली गाड़ी, हम लोग इसको बोल सकते हैं। लेकिन अब आप याद रखिए, मैंने आपको बोला था कि जहां पर तत्पुरुष समास होता है, जहां पर तत्पुरुष समास होता है, अन्य पद तत्पुरुष समास होता है, वहां पर आपको रेल ही शब्द का प्रयोग करना है। अब रेल शब्द का प्रयोग, पटरी वाली बात आपको यहां पर नहीं लेनी। ऑप्शन सेम है, ऑप्शन समान है, लेकिन ये ऑप्शन जो है पहले ऑप्शन से ज्यादा राइट होगा। आगे है रेल भाड़ा का सही समास कौन सा होगा, रेल भाड़ा, रेल का भाड़ा का तत्पुरुष समास हो जाएगा भैया। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है, पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुषोत्तम है जो शब्द का प्रयोग कर दिया मैंने। अब है जो शब्द का प्रयोग कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है जो वाली बात यहाँ पर है नहीं। तो पुरुषों में उत्तम वाला लेंगे तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तत्पुरुष समास वाली बात यहां पर हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने आज जो है समास का टॉपिक एकदम क्लियर अच्छी तरह से पढ़ लिया है। सारे के सारे समास आपने यहां पर कर लिए हैं, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, सारे के सारे समास हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा जो समास का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है और मेरे हिसाब से आपको सारे समास बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। सभी को जो है ये समास पढ़ने के लिए, अच्छी तरह से पढ़ने के लिए, और एक बात मैं आपको बता दूं भैया, नोट्स जरूर बनाएं, लिखें जरूर, लिखोगे तो याद ज्यादा होगा। दो काम वहां पर आपके होंगे, एक आप देख रहे हो, सुन रहे हो, लिख रहे हो, तो फिर दिक्कत ही नहीं है। तो आज के लिए हम लोग यहां पर ही विराम लेते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।